कितना भी हो अंधेरा, हर रास्ते जगमगाएंगे। अब हमारे साथ है नेत्रा, हम हर मंजिल को पाएंगे। नेत्रा हमारी शान है, हौसलों को दी उड़ान है। हम चले हैं साथ बदलने वक्त, नेत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, नेत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सभी को। मैं कुरैशी मोहम्मद दानिश महाराष्ट्र से आज के इस वेबिनार के लिए आपका होस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त एवं अपने जीवन में मंगलमय होंगे, अपने सभी कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि द 21 जून 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है। और इसी दिन के उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। ये दिन केवल हमें नहीं सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ ही की तरफ नहीं बुलाता है, बल्कि अगर हम सीखने और समझने के और कुछ परिवर्तन के उद्देश्य से आए हैं, तो ये दिन हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखाता है जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत है, लेकिन हम उन चीज़ों से दूर हैं। मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही है कि आज हम डिजिटली दौर में जी रहे हैं, 5G दौर में जी रहे हैं। आज हम कभी कभी जो है फिजिकली हेल्थ के बारे में तो सोच लेते हैं, मगर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेंटली हेल्थ की, लेकिन हम उस बारे में सोच नहीं पाते। और आज का जो हमारा यूथ है, हम देखते हैं कि आए दिन ऐसी नई नई समस्याएं उत्पन्न होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनली वीकनेस, ये सारी चीज़ें। तो ये दिन हमें ये सारी चीज़ों की तरफ बुलाने के लिए आता है कि स्वास्थ्य ज़रूरी है, लेकिन दोनों चीज़ों का होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी, मेंटल हेल्थ भी और फिजिकली हेल्थ भी। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम जिस प्लेटफॉर्म के तहत जमा हुए हैं, यानी मेरे मुराद नेत्रा अपलिफ्ट टीम, जो कि हमेशा से ही निरंतर इस फील्ड में कार्यरत है और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर रही है, और ख़ास तौर पर दृष्टिबाधित लोगों के लिए इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज तक हम 20 से ज़्यादा वेबिनार कंडक्ट कर चुके हैं, जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए जिस भी एतबार से सुलभ और ज़रूरी रहे हैं। और ये बताते हुए भी खुशी होती है कि हमारा रिकॉर्ड रहा है कि अब तक हमने New जितने भी notifications on वेबिनार WhatsApp. कंडक्ट Uplift किए with हैं, Tiger जिस भी Hall. RD टॉपिक पर Core. Join. किए हैं, हर वेबिनार पिछले वेबिनार से ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इंटरेक्टिव, एक्सेसिबल एंड सक्सेसफुल रहा है। तो आज के इस वेबिनार के लिए भी हम यही उम्मीद, बल्कि उम्मीद ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि ये वेबिनार भी पिछले वेबिनार से ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। Status bars. Tab. अपलिफ्ट टीम हमेशा से ही इस चीज़ को लेकर निरंतर कार्यरत है, And volume 55. Volume दृष्टिबाधित 50. लोगों को जो है Volume 0. डिजिटली एम्पावर बनाने के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी वह काम कर रहे हैं, जो वाकई में सराहनीय है, जो कि आजकल कहीं देखने नहीं मिलता। तो इस चीज़ के लिए आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, और आज सबसे पहले तो आप सभी को एक चीज़ बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जब हम यहाँ जमा हुए ही हैं, तो इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को, इस वेबिनार को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने मकाम तक पहुँचाने के लिए, इस प्रोग्राम को अपनी खूबसूरती बख्शने के लिए आज हमारे दरमियान एक बहुत ही अजीम व शान शख्सियत मौजूद है, यानी मेरी मुराद डॉक्टर सीतारमन अय्यर साहब हैं। अगर हम एडिक्शन स्पेशलिस्ट और एमडी साइकियाट्रिस्ट की दुनिया में नज़र दौड़ाए, तो हमें एक जानी मानी शख्सियत नज़र आती है। वह कोई और नहीं, डॉक्टर सीतारमन साहब है। अगर हम अय्यर साहब के बारे में संक्षेप में जानना चाहें, तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम डॉक्टर साहब की शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो डॉक्टर साहब ने मुंबई में रहकर ही जो है नायर हॉस्पिटल मुंबई से ही अपनी एमडी साइकियाट्रिस्ट की डिग्री मुकम्मल की, और डॉक्टर साहब अपने यूनिवर्सिटी के टॉप रैंकर भी रह चुके हैं। और यही डॉक्टर साहब की मेहनत, लगन और टैलेंट का प्रमाण हमारे सामने मौजूद है। और इस वक्त डॉक्टर साहब निरंतर मुंबई में ही 2 जगहों पर निरंतर कार्यरत है। पहले तो
सायन हॉस्पिटल मुंबई, जहाँ पर अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार की समस्याएं डॉक्टर साहब के सामने आती है और डॉक्टर साहब उन लोगों को, उन मरीजों को एक स्वास्थ्य जीवन प्रदान करने का निरंतर प्रयास करते हैं। वहीं पर दूसरी ओर मुंबई में ही घाटकोपर इलाके में डॉक्टर साहब का एक निजी अस्पताल भी है, जहाँ पर डॉक्टर साहब लोगों को उनकी समस्या, उनके समय, उनकी प्रॉब्लम के अनुसार उन्हें टाइम देते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब का ये मानना है कि हर मरीज़ का प्रॉब्लम अलग होता है। उनकी सुनने की, उनकी सीखने की, उनके समझने की, उनकी समझाने की जो है प्रोसेस अलग होती है। इसलिए डॉक्टर साहब का कहना है कि हमें हर मरीज़ को एक उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से समय देना चाहिए और इसी बात को लेकर चल रहे हैं डॉक्टर साहब घाटकोपर इलाके में अपने निजी अस्पताल के साथ, जहाँ पर मरीज़ों को अपनी समस्याओं के मुताबिक एक सुलभ और निजी वातावरण डॉक्टर साहब प्रदान कर रहे हैं। ये तो हमने डॉक्टर साहब का एक संक्षिप्त में जो है परिचय जाना, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है जो डॉक्टर साहब को सबसे जुदा बनाती है, सबसे अलग बनाती है, सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। वो चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े जाने-माने संगीत प्रेमी भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर साहब ने इस फ़ील्ड में तो इतना नाम किया ही है, लेकिन डॉक्टर साहब एक बहुत फ़ेमस मृदंग प्लेयर भी है। डॉक्टर साहब के संगीत के हम अगर बारे में जानना चाहें, तो डॉक्टर साहब यूएई जैसे देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर कि आप सभी के लिए, बल्कि हमारे पूरी नेत्रा अपलिफ्ट टीम के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच इतनी बड़ी शख्सियत मौजूद है और हम सबका ये फ़र्ज़ है कि आज अगर हम डॉक्टर साहब के समक्ष मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हमारे लिए अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर आए हैं, तो आज हम इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें और उसे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ़ में लाने की कोशिश भी करें। मैं ज़्यादा देर आप लोगों के दरमियान वक़्त को ना लंबा करते हुए डॉक्टर साहब से हम जल्दी ही सुनेंगे। लेकिन आप सभी लोगों को मैं एक चीज़ पहले ही सूचित करता चलूँ कि ये एक लाइव इंटरैक्टिव सेशन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी श्रोता जानते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रश्न उत्तरी भी होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर साहब के सेशन के दरमियान अपने आप को अनम्यूट रखना है। आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ ये मेरा अनुरोध रहेगा। डॉक्टर साहब के समय के अनुसार और आपके जो है जिज्ञासा और आपके प्रश्नों के अनुसार आपको ज़रूर वक़्त देने की हमारी पूरी-पूरी कोशिश रहेगी। मैं पूरी नेत्रा अपलिफ्ट टीम की ओर से और आप सभी की ओर से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो डॉक्टर साहब हमारे लिए अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर आए। हम दिल की गहराइयों से डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करते हैं और मैं आज के इस अज़ीमुशान प्रोग्राम में डॉक्टर साहब का वेलकम करता हूँ और मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज़ कंटिन्यू डॉक्टर साहब। इंतहाई अदब एहतराम के साथ डॉक्टर सीतारमन अय्यर साहब आपकी समातों के हवाले। Good evening, everyone. Namaste. Thank you for the wonderful introduction. I am very touched. बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई आपके इंट्रोडक्शन से। थैंक यू दोस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक इतनी हैसियत दी आप लोगों ने एक डॉक्टर साहब बोल के, बट मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे नेत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट से दूर मत रखिए। मुझे नेत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं खुद को एक मेंबर ही समझता हूँ, बिकॉज आप लोग इतने प्यारे काम करते हैं, आप इतने अच्छे काम करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ट्रीट मी एज वन अमंगस्ट यू। मैं आप लोग में से एक इंसान हूँ। एंड वही है, बहुत कुछ ज़्यादा खुशी है कि इंटरनेशनल योगा डे में मुझे आप लोगों के बीच में वक्त गुजारने का एक मौका मुझे भी मिला है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो फर्स्ट थिंग्स, मेरा ऑडियो आई थिंक क्लियर है, सो वो स्टार्टिंग में कंफर्म किया है। अगर किसी को ऑडियो का कुछ तकलीफ सुनाई देने में कम हो रही है तो मुझे ज़रा प्लीज़ बताइए इन बिटवीन, अगर ऐसा होगा तो। ओके, ओके सर, डोंट वरी। ओके। सेकेंड थिंग इज अबाउट द टॉपिक ऑन हैंड। आज हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं? सो इनिशियली मैंने सोचा कि ठीक है, आज हमारे टॉपिक्स है जो हम बात कर सकते हैं। लोग आजकल डिप्रेशन का बात करते हैं, एंग्जायटी का बात करते हैं, सुसाइडल थॉट्स का बात करते हैं, एंड बाकी नशा पे जो जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं वगैरह। बट देन कैसा है कि हम ओवरऑल जब बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज़ में हमको फोकस नहीं हो पाती है। तो मैंने ये डिसाइड किया आज के दिन में कि हम आज एक चीज़ में कॉन्संट्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आज के दिन में हम एंग्जायटी में कॉन्संट्रेट करेंगे। 2-3 कारण हैं इसके।
एक पहले कारण ये है कि आज इंटरनेशनल योगा डे है एंड योगा इटसेल्फ मैं आपको बताऊं कि एक फॉर्म ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। मतलब मेडिसिन के अलावा हम एंजाइटी को कैसे कैसा ट्रीट करेंगे उसमें से एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड योगा में आती है। सो दैट इज द रीजन एंजाइटी के बारे में बात करना जरूरी है। दूसरा चीज एंजाइटी के बारे में इसके लिए बात करना है बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग अभी जो मौजूद हैं उनमें से हम में से किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट या कोई ना कोई समस्या होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे लाइफ्स में पहले से ही एक सेंस ऑफ एंजाइटी ज्यादा होती है। मतलब इट्स लाइक बेसलाइन में जितना हम शुरू करते हैं, जितना अगर इंसान को समझो एंजाइटी होने के चांसेस 3% या 4% पॉपुलेशन में रहती है मेरे हिसाब से, एंड एक जनरल स्टडी के हिसाब से भी फाइंडिंग्स ऐसा है कि समझो अराउंड द परसेंटेज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस, क्योंकि छोटे छोटे चीजों के लिए हमको सोचना पड़ता है, छोटे छोटे चीजों के लिए हमको ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है, जैसे कि कल क्या होगा, आज क्या करना है, आज कैसे होगा, फ्यूचर में क्या होगा, क्यों कैसा होगा, लाइक देयर आर क्वेश्चंस इंसान को होती ही है, बट देन हम लोगों को थोड़ा ज्यादा होती है। और इस चीज को हम कैसा हैंडल करना चाहिए, उस चीज को अगर हम समझ गए देन इट आई थिंक थ्रू आउट द लाइफ कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आगे पीछे आए हम शायद उसको हैंडल बेटर कर पाएंगे। तीसरा चीज, एंजाइटी हम बोलते तो रहते हैं बट देन उस चीज का कारण क्या है एंड ओवरऑल हम उसको कैसा हैंडल कर सकते हैं वो हमको थोड़ा देखना होता है। सो रिगार्डिंग दैट हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो देख बेसिकली कैसा है, शुरुआत में ऐसा करना चाहूंगा कि एंजाइटी ऐसी एक चीज है जो हमको जनरली पता है कि समझो हमने बहुत ज्यादा टेंशन लिया, देन जनरली जो हमको फीलिंग होती है, कभी कभी किसी को पसीना छूट सकता है, किसी किसी को दिल का धड़कन बहुत तेज हो सकता है, किसी किसी को समझो बहुत ज़्यादा हाथ पैर में ठंडक पड़ना या ऐसा कुछ हो सकता है। आई थिंक एक मेरी आवाज़ आ रही है ना, बीच में किसी का डिस्टर्बेंस जैसा कुछ आ रहा है, आवाज़ आ रही है ना मेरा? Yes, Yes, sir. sir. Please continue, sir. या सो आई वाज सेइंग दैट ऐसा दिल की धड़कन तेज होना या हाथ पैर ठंडे पड़ना, पसीना छूटना, या उस समय ऐसा लगना कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा या ऐसा, ये सारे जो फीलिंग्स और ये जो सारी सिचुएशंस है उसके इस हाँ आई थिंक किसी का तो शायद माइक चालू हो गया। Someone is उससे there on सब- mute. हाँ, Please, humble request. Please mute yourself. Don't try to interrupt. no, please. that's okay. कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जो अनम्यूट है एक बार देख लीजिएगा। हाँ सो बेसिकली ये Am I जो muted? सिम्टम्स मैंने नो वी कैन हियर यू। हाँ ठीक है। Yes, Dr. Saab, you're audible. You can continue. Yeah, so I think yeah, shall I go ahead? Yes, sir. Yeah, so I was saying that ये सारे सिम्टम्स होती है मेनली, एंड ये सारे सिम्टम्स उसमें से सबसे ज्यादा क्या होती है कि अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम जिसको बोलते हैं, मतलब अभी तो मेरे साथ कुछ बुरा हो ही जाएगा। किसी किसी को लग सकता है कि मुझे कुछ हार्ट अटैक जैसा हो सकता है, किसी किसी को लग सक किसी किसी को लग सक किसी किसी को लग सकता है कि मतलब समझो कुछ बहुत ही कैटास्ट्रोफिक हो जाएगा कल के दिन में, या मेरे साथ मेरे स्कूल में या कॉलेज में या काम के सिलसिले में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी आउटपुट भी कम होती है। बॉस कल क्या डांटेगा या टीचर क्या डांटेगी या प्रोफेसर क्या बोलेंगे, तो ये सब सोच सोच के जो प्रोडक्टिविटी है वो भी थोड़ा कम होता है। एंड इसका एक न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस भी होती है, जहाँ पे न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस मतलब ये क्यों होता है, इसका कारण। तो ये अगर कोई आपको पूछता है तो इसमें आपको HPA एक्सेस करके एक ब्रेन में एक पाथवे है जहाँ पे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस बोलते हैं। ये मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा इसको, बट देन सो दैट समझो कल जाके कोई आपको बोलता है कि इतना क्यों विचार करते हो या एंग्जाइटी क्यों होती है, तो आपके लिए या कोई आप पहचान वालों के लिए आप ये थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट बता पाए कि देखो बॉस ये कोई ज्यादा सोचने की वाली चीज नहीं होती है, एंग्जाइटी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है एंड देयर इज नो डिसरिगार्डिंग इट। सो ये जो ब्रेन में पाथवे मैंने जैसा बताया वो हर किसी में एक्टिव होता है। मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलता है कि बेटा उठ जा, तेरे को एक्टिव होना है, ओवर एक्टिव होना है। पिट्यूटरी एड्रेनल को बोलता है बेटा तुम भी उठ जाओ, ये करना। तो ये एक दूसरे को उठाते रहते हैं। तो क्या है, अगर समझो मेरे सामने एक लायन आ गया, शेर आ गया, तो उस समय ये एक्टिव होता है ये पर्टिकुलर साइकिल। बट अगर बार बार मुझे स्ट्रेस आते गया, रोज का रोजाना मुझे कुछ ना कुछ वरी को, तो ये जो साइकिल है एक दूसरे को उठाना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को उठाता है, पिट्यूटरी एड्रेनल को उठाता है,
और एड्रेनल बदले में हाइपोथैलेमस को बोलता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चालू रहता है। सो अभी समझो ना, अभी अगर हम हमारी फ़ोन को पूरा दिन चालू रखते हैं या चार्जिंग में पूरा टाइम रखते हैं, तो फ़ोन जैसा गर्म हो जाता है, उसी सिलसिले में जो ब्रेन का नेटवर्क है, ये ओवर एक्टिव होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है इन टर्म्स ऑफ न्यूरोकेमिकल चेंजेस। जिसकी वजह से जो केमिकल चेंजेस जो लेवल्स में होनी चाहिए, वो कभी ऊपर या कभी नीचे होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के नेटवर्क्स में भी जो मेमोरी वाले नेटवर्क्स होते हैं, जो इमोशंस वाले अटैच्ड हैं, तो वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है। मतलब छोटी चीज़ शायद जिसको एंग्जायटी नहीं है, उसको जितना मतलब उस चीज़ का रिस्पॉन्स होगा, और उसके कंपैरिज़न में मुझे अगर एंग्जायटी है, तो मेरा कितना रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी हाइटेंड होगा, जिसको मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा होती है। तो ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल चीज़ है। मतलब ये ऐसे ही नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सोचने पे होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे होती है, बहुत ज़्यादा सोचने पे ओवर टाइम अगर वो स्ट्रेस सस्टेन है, तो ये ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत सारे लोगों में जेनेटिक भी देखा गया है। एंड एंग्जायटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मतलब समझो किसी-किसी को जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर बोलते हैं। जनरलाइज्ड मतलब बचपन से उनको कुछ छोटे-छोटे चीज़ों के लिए, कल मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, कल मैं लोगों को कैसे मिलूँगा, ये कल मैं कैसे ये कर पाऊँगा। ऐसे हर चीज़ों में उनको मतलब जनरल वे में जो एंग्जायटी होती है, उसको जनरलाइज्ड एंग्जायटी। किसी-किसी को सिचुएशनल एंग्जायटी होती है। मतलब सोशल एंग्जायटी, जैसे कि समझो पब्लिक में जाना है, तो पब्लिक में जाते समय उनको उस समय कैसे वो बिहेव करेंगे, कैसे बात करेंगे लोगों से, ये जो सोशल एंग्जायटी हो सकता है। स्पेशली सोशल एंग्जायटी विजुअल इम्पेयरमेंट वाले के लाइक जिनको भी डायग्नोसिस है, हम में से बहुत सारे लोगों को वैसा हो सकता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, आई माई सेल्फ हैड विजुअल इम्पेयरमेंट, और मुझे अभी भी है रेटिनस पिगमेंटोसा की वजह से। सो मैं जो भी एडवाइस दुनिया में जिधर भी मैं देता हूँ, वो हर जगह मैं बात करता हूँ तो पब्लिक समझते हैं, बट देन नेत्रा में जब मैं बात करता हूँ, इट्स अ वन टू वन कनेक्ट, बिकॉज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसे मेरे भाई और बहनों से बात कर रहा हूँ जो खुद वो चीज़ में गुज़र गए हैं, और मैं खुद उस चीज़ में गुज़र रहा हूँ। सो इन अ वे वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। आपका तकलीफ़ मैं समझ पाऊँगा, मेरी तकलीफ़ आप समझ पाएँगे। सो इन दैट वे सोशल एंग्ज़ायटी, जैसा मैंने बताया, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि कोई-कोई इंसानों में ज़्यादा हो सकता है ऐसा, ये सोशल गैदरिंग्स में। किसी-किसी को फ़ोबियाज़ होती है। Angela मतलब Sparks for operating moving one अगोराफ़ोबिया power या starter and fixed क्लॉस्ट्रोफ़ोबिया, music जो बोलते हैं audio ना, segment बंद desktop log कमरों में checkbox उनको uncheck desktop घुटन audio जैसा 2 महसूस button होती है, volume तो switcher वैसे वाली desktop चीज़ audio है। 2 checkbox सो log check music ये एंग्ज़ायटी अलग-अलग प्रकार के जैसा होती है। ये हमने कारण देखी, हमने checkbox log टाइप्स check disable देखी, monitoring एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने फीचर्स भी देखे। जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा पसीना छूटना, बहुत ओवरथिंकिंग कंटिन्यूअस होते रहना, बहुत ज़्यादा mix slash open checkbox not हार्ट checked बीट individual ज़्यादा echo हो monitor जाना, या volume हाथ-पैर music ठंडे slash o पड़ना, या checkbox not checked music ट्रेमर्स, या select हाथ-पैर बहुत ज़्यादा हिलना, या ऐसा लगना कि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, या कुछ ना कुछ गंदा होने वाला है। तो इसकी वजह से कभी-कभी एपेटाइट में भी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब भूख लगने में, कभी-कभी नींद में इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, एंड इसकी वजह से कभी-कभी डिप्रेशन भी हो सकता है। सो ये सब हो गए इसके लक्षण। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट में हम देखे जाए तो, मतलब जैसा मैंने आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल मतलब हम मेडिसिन्स को लेके ट्रीटमेंट करते हैं। सो मेडिसिन्स में हम बहुत सारा चीज़ें, मतलब वो तो चलो साइकियाट्रिस्ट का एंड पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से एंड एवरीथिंग के हिसाब से हम देते हैं। व्हिच सूट्स फॉर द पेशेंट, व्हिच डज़न्ट सूट फॉर द पेशेंट, वो एक साइकियाट्रिस्ट का कॉल होता है, एंड उसके बेसिस पे हम अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट कोई भी एस्पेक्ट में हम मेडिसिन से मैजिक नहीं कर सकते। हम मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं सिम्पटम्स का। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आप देखा जाए तो एंग्जायटी volume mix check कोई-कोई music लोगों audio में depth चलो check music 90 volume 100% pulse ठीक video हो low जाता है। figure बट virtual देन start virtual pause बहुत recording ज़्यादा button ऑनेस्टली बोलूँ, मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हम भी देखते हैं और जो मैंने इतने सालों में देखी है, 70 टू desktop 80% list ऑफ multi-select पेशेंट्स को एकदम, मतलब लाइक इफ यू सी, मेरे पेशेंट्स अगर बोलेंगे तो वो बोलेंगे 70 टू 80% मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट देन रिमेनिंग 10-20% वो बोलते हैं कि नहीं, अभी भी एक्चुअली में हमको एंग्जायटी होती है, अभी भी हमको थोड़ा विचार होती है। सो ये चीज़ें वो बार-बार बोलते हैं। सो ये 10 टू 20% ऑफ गैप को हम कैसा फिल कर सकते हैं, इज वेयर वी वुड वांट टू फोकस ऑन थिंग्स व्हिच इज नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना मेडिसिन के हम ये करना। सो उसमें हम बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स करते हैं, बहुत notification सारे from WhatsApp ब्रीथिंग टेक्निक्स p.xl करते and हैं, event एंड आई एम सो हैप्पी वंस अगेन स्पीकिंग ऑन एन इंटरनेशनल योगा डे, बिकॉज दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इज योगा ऑल अबाउट। बिकॉज योगा इज अ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, जहाँ पे हमने देखा है कि इससे ओवरऑल जो ब्रेन का ओवर एक्टिव सिस्टम, जिसको सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं, वो कम होता है, और जो शांत होने वाला सिस्टम है वो ज्यादा होता है, पैरासिम्पैथेटिक। सो ये एक प्रूवन टेक्निक है और एक साइंस का टेक्निक है।
सो योगा जैसा नेत्रा बहुत सारे लोगों को योगा सिखाता है, योगा करवाता है। बहुत इट्स सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव कि ये सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करता, ये आपका मेंटल हेल्थ को भी बहुत बेहतर बनाता है। एंड हमको ये देखना है कि दिस इज नॉट ओनली एज लाइक, समझो हमने अगर एक बार योगा सीख लिया तो हमने योगा किया एंड हम भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। योगा हमको कंटिन्यूअसली करना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट अ थिंग जहाँ पे हमको समझो एक दिन किया या एक हफ्ता किया, एक महीना किया, उसके बाद हम भूल गए। अगर रोज करेंगे तो इट इज ऑलवेज बेटर। सो जैसा मैंने बोला, रिलैक्सेशन बोला, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन, ऑल दोस थिंग्स जो हम करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे लोगों को थेरेपीज करते हैं। अभी क्या है, थेरेपी ऐसा एक चीज है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ थेरेपीज होती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, आरईबीटी, माइंडफुलनेस, डीबीटी, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल होती है। बट देन एंजाइटी के लिए ज्यादातर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। ये कैसा है, ये आप कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि थेरेपी दोनों करते हैं, दवाई सिर्फ साइकेट्रिस्ट देते हैं, बट थेरेपी साइकेट्रिस्ट भी कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है। सो जब आप थेरेपी अगर किसी आपको एडवाइस करता है, तो ये जो थेरेपी होती है, ये जनरली समझो 10 से 15 या 15 से 20 सेशन के आसपास होती है। हर सेशन मिनिमम 45 मिनट्स की होती है। इट कैन गो अप टू 1 आवर, एंड कोई कोई केसेस में 1 आवर 15 मिनट्स तक भी जा सकती है। एंड हफ्ते में एक सेशन होती है। ये जो थेरेपी होती है, मतलब आज के दिन में हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में थोड़ा मैं फोकस करूंगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर एंजाइटी। सो थेरेपी के मामले में मैं बोल रहा हूँ। सो इन दैट वे अगर आप देखा जाए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या है, सो ये ऐसा कोई मैजिक नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, जहाँ पे हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि इंसान का जो थॉट्स है, थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मैंने 4 चीज बताया अभी। थॉट्स, सेकंड इज इमोशंस, थर्ड इज बिहेवियर, फोर्थ इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये मैं डिटेल में क्या है वो मैं बताऊंगा, इन द सेंस अभी इसका साइंस क्या पहले वो बोलता हूँ। थॉट ऐसा है कि देखो, इंसान अगर अपना थॉट बदल सकता है, मतलब अपना जो विचार है उसको अगर थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है, तो साइंस ये बोलता है कि उसके वजह से उसके ओवरऑल बिहेवियर और इमोशन भी हम बदल सकते हैं। जैसे कि एक थॉट अगर किसी को आता है कि मुझे अगर थॉट, अभी समझो मुझे अगर थॉट आ रही है कि कल मैं मेरा असाइनमेंट कैसे खत्म करूंगा, मेरे लाइक बहुत ज्यादा कम टाइम बाकी है, मैं कैसे करूंगा, ये अगर मुझे थॉट आती गई, उसमें मुझे इमोशन क्या फील होगा, उसमें मुझे इमोशन फील होगा, मुझे सैडनेस, जो उदासीपन है। उसकी वजह से मेरा बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर में इधर मैं अवॉइड करूंगा, बिहेवियर में क्या करते हैं उसको बोलेंगे, तो बिहेवियर में मैं अवॉइड करूंगा, मतलब मैं कल जाने का ही नहीं सोचूंगा या ऐसा वैसे कुछ अवॉइड करूंगा। और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब क्या, जो बॉडी में रिएक्शन आती है उस समय, मतलब अगर मैंने बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग किया, तो मुझे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में मुझे सिर दुखेगा, हेडेक होगा, या बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा, या बहुत ज्यादा समझो मुझे ऐसा अजीब सा लगने लगेगा शरीर में, थर थराने लगेगा, तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो साइंस क्या बोलता है कि हम थॉट की वजह से क्या क्या हुआ, इमोशन हुआ, इमोशन में हमने सैडनेस देखा, बिहेवियर में अवॉइडेंस देखा, कि और अवॉइडेंस देखने के बाद हमने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में सारी चीजें देखे। तो ये क्या हो जाता है कि ये एक लूप में चलता रहता है, कि अगर मैंने एक बार अवॉइड किया ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंजाइटी की वजह से, तो बार बार फिर अगली बार मुझे ये विचार आएगा, तो मेरा माइंड बोलेगा कि पिछली बार तुमने अवॉइड किया, तुमने वो लेक्चर से, अब तुमने वो कमिटमेंट से एस्केप किया, इसके वजह से तुम लास्ट टाइम निकल चुके थे, तो इस बार भी यही करो। तो ये एक लूप और साइकिल में चलता रहेगा, तो इसको हमको ब्रेक करना है। तो ये जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, सीबीटी के लिए। सो आइडियली मतलब अगर नेत्रा के टीम से कोई एक जन जस्ट वॉलंटियर कर सकता, अनम्यूट करके वॉलंटियर कर सकते एक ही जन, तो मैं आपको जस्ट एक बता सकता हूँ, जो उसको अपना चीज जस्ट शेयर करना होगा, मतलब अगर किसी को कुछ विचार जैसा है, कुछ भी जो ओपनली शेयर करना चाहेंगे, जो कुछ ट्रबलिंग थॉट है ऐसा, इसमें जस्ट एक सैंपल या डेमो के लिए हम बता सकते हैं सीबीटी का कैसा होती है। आप में से नेत्रा के कमिटी या इसमें से अगर आप कोई एक जन अनम्यूट करेंगे तो मैं जस्ट बता पाऊंगा आपको, जस्ट एक इंटरेक्शन के लिए। हेलो सर। हाँ हेलो, आपका नाम क्या दोस्त? सर मेरा नाम सम्यक है, मैं दिल्ली से हूँ। सम्यक, हाउ डू यू स्पेल इट? सम्यक बोला आपने? सम्यक, SAMYAK। ओके ओके सम्यक, दिल्ली से हो ना आप? सो सम्यक, आपका उम्र कितना है? सर 26। 26। सम्यक, आप क्या करते हैं? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ सर, पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, एंड आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, लाइक मेरा एजुकेशन हो चुका है कंप्लीट, मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ सर।
ओके, सो अभी एक सीबीटी का डेमो के लिए मैं आपसे एक थॉट पूछूंगा कि मतलब थॉट मतलब डायरेक्टली नहीं, आई विल आस्क यू कि समझो आज के दिन में या कल के दिन में ऐसा कोई विचार है सम्यक जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था या जिसकी वजह से आपको थोड़ा ओवर थिंकिंग या कुछ भी अजीब सा लग रहा था, ऐसा कोई विचार है आपके माइंड में? ओके, सो रिसेंटली मैंने एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, लाइक दिल्ली हम्म में ही वो जॉब है एंड हम्म काफ़ी लाइक हेफ्टी पेमेंट था उस जॉब का। हम्म बट उसका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, बट सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा था कि मिड जून तक आपको कॉल आएगा, बट वो नहीं आया। हम्म उस चीज़ को लेके थोड़ा सा ओवर थिंकिंग मुझे हुआ था कि लाइक क्यों नहीं आया, एंड हम्म लाइक अगर मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया तो कहाँ हो गई मिस्टेक, मुझे बताने वाले कोई नहीं था कि कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है। हम्म ये कुछ लास्ट फ्यू डेज में मैंने एक्सपीरियंस किया था। ओके, सो ये देखो अभी जस्ट ये देखो, ये तो एक थेरेपी सेशन नहीं है, तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है? सो आई थोड़ा मैं कट शॉर्ट करता हूँ, मतलब ओवरऑल आई आई अंडरस्टैंड आपका जो कंसर्न है, बट फॉर द सेक ऑफ अदर्स नोइंग इट, मैं अभी आपको जस्ट थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ। अभी आपका विचार ऐसा है कि अभी आप बोल रहे हैं कि आपको ये जो जॉब के सिलसिले में थोड़ा मतलब थॉट्स आते जा रही थी कि मतलब ये आगे क्या होगा नहीं होगा या क्यों नहीं हो रहा है, ये थॉट में हम कंसिडर करेंगे, ठीक है? इसके वजह से आपको इमोशन क्या महसूस हुआ, मतलब ये जब विचार आपके मन में आती है तो आपको मन कैसा लगता है हर समय? फियर, सेंस ऑफ लूजिंग, ओके yeah, I'm missing out something, I am of no worth kind of ओके feeling. ओके, सो सो देखो, आई एम ऑफ नो वर्थ आप थॉट में भी कंसिडर कर सकते हैं। उसमें इमोशन पूछ रहा हूं, मतलब उसकी वजह से आपको सैड लगता है या Yes, फ्रस्ट्रेटेड लगता है या एंग्शियस लगता है, या वो कैसा, मतलब इमोशन क्या mostly महसूस करते हैं? मोस्टली सर सैडनेस फील होती है। सैडनेस, तो देखो हमने पहला देखा थॉट, थॉट में जहाँ पे हमने कंसिडर किया कि आपके विचार में आपको आ रही है कि जॉब का क्या होगा, क्यों नहीं आ रही है वगैरह, वो सोच बार बार सोचने की वजह से आपको इमोशन आ रही है, आपको फिलहाल के लिए सैडनेस, ठीक है? ये जब सैडनेस होता है तो आप ये बिहेवियर में आपको कैसा मतलब होता है, इन द सेंस ये जब जब ऐसा विचार आती है तो आप बिहेवियर में क्या करते हैं, आप थोड़ा ज्यादा ओके, कुछ का मतलब समझो, आप देखना ही बंद कर देते हो कि आएगा कि नहीं, या बहुत ज़्यादा देखने लगते हो बाकी काम वगैरह छोड़ के, जिसकी वजह से मतलब आपका बिहेवियर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा मतलब हर जो हरकत बोलते हैं ना कि मतलब डे टू डे इसमें उसमें कुछ 19-20 या प्लस माइनस कुछ हुआ है लग रहा है आपको? ओके, सो जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ डेज के लिए लाइक मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, एंड जिस काम में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली कहती है कि तू ये कर। जैसे कि मैं यूट्यूब पे नॉलेजेबल कंटेंट काफ़ी कंज्यूम करता, तो मेरी बॉडी लगातार कहती है तो यूट्यूब ही देखता रहे, यूट्यूब ही देखता रहे। उसको राइट मुझे एडिक्शन सा हो जाता है कि मैं राइट यूट्यूब ही देख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा राइट हूँ। राइट, सो सो बिहेवियर में देखो, फिर वो देखो हमने पहला थॉट देखा, थॉट से इमोशन में माइंड जाता है, देन बिहेवियर में जो थोड़ा आपके हिसाब से आपको लगता है कि नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में टाइम जा रहा है ना, आपका पढ़ाई में नहीं जा रहा, वो बिहेवियर में हो रहा है। एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसके वजह से मतलब क्या क्या हो रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल डलनेस कोई आती है, लो कुछ, हाँ एनर्जी, लो बराबर, एनर्जी फील होता है। राइट राइट, सो यहाँ पे लो एनर्जी हो सकता है, किसी किसी को स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ये वगैरह वगैरह, सो सर ये मेरे हमने केस में मुझे ज़्यादा स्लीप आती है। so yeah, so anyway डिप्रेशन हैज बोथ ऑफ देम, स्लीप ज्यादा होना भी होता है, कम होना भी होता है, बट मेरा बोलने का अर्थ ये है, थैंक यू सो मच सम्यक, लाइक इट्स ओके सर। थैंक यू फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। सो जैसे अभी सम्यक के केस में हमने अभी ये देखा कि थॉट शुरू होता है, थॉट के बाद इमोशन होता है, इमोशन के बाद बिहेवियर, एंड बिहेवियर के बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तो ये एक लूप में इंसान का चलता रहता है, मतलब अगर इसको हम छोड़ दे ऐसे ही तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी या डिप्रेशन ज्यादा होता है। तो हम सीबीटी में क्या करते हैं, मतलब द रीजन मैं सीबीटी में थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड कर रहा हूँ बिकॉज क्या है, मेडिसिन आपको साइकेट्रिस्ट दे देगा, योगा आपको नेत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट में सिखा देंगे, थेरेपी क्या हो जाता है, थेरेपी ऐसा है कि देखो 15-20 सेशन होता है, बहुत सारे थेरेपिस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, सो हमको कभी आइडिया होता ही नहीं थेरेपी का कि क्या होता है, बिकॉज लोग बोलते हैं थेरेपी थेरेपी थेरेपी, लोग बोलते हैं काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग, बहुत सारे लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, एंड समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या है डिफरेंस, या कोई बताता भी नहीं है, सो दैट्स द रीजन आई थॉट सीबीटी में थोड़ा बोलना जरूरी है। तो ये अभी एक लूप हमने देख लिया, ये जो लूप है, ये लूप में अभी हम आगे ये भी देखते हैं कि समझो व्हाट इफ, मतलब व्हाट इफ एक हाइपोथेसिस में कि अगर हमने समय के जो थॉट है जो पहले से नेगेटिव है
उसको थोड़ा सा हमने बार बार सम्यक से बैठ के हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार बैठ के वो जो थॉट है उसको एक तो रोज बोलेंगे सम्यक को हम कि मतलब सम्यक प्लीज अपने बुक में ये जो थॉट इमोशन बिहेवियर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है पूरे हफ्ते का आपको लिखना है। मतलब रोज रात को समझो रोज बैठ के दिन में 24 घंटे नहीं लिखना है, बस दिन में 1 बार लिखना है। रात के समय में अगर आप जाओगे तो सम्यक रात के एंड में जरा दिन में जो भी तुमको एक थॉट जो अनकंफर्टेबल था वो लिखो, उसके बाद आपको इमोशन क्या था वो लिखो और बाकी 2 कॉलम भी आप फिल करो। तो ये जब सम्यक 1 हफ्ता बाद मेरे पास लेके आएगा तो हम देखते हैं कि ओके रिपीटेडली थॉट्स कौन सी आ रही है, तो उसमें से हमको मालूम पड़ता है कि 1 या 2 प्रोमिनेंट थॉट्स जनरली रहती है। जैसे सम्यक के केस में उसने बोला कि लाइक ही वाज ऑनेस्ट इनफ एंड बोल्ड इनफ टू शेयर इट विद ऑल ऑफ अस कि ऐसा-ऐसा उसको जॉब के बारे में ऐसा थॉट्स है। तो हम क्या करते हैं कि एक सोक्रेटिक क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत सारे टूल्स है लाइक दैट्स बियॉन्ड लाइक द कन्फाइनमेंट ऑफ लेक्चर ऑफ एंजाइटी, बट बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे टूल्स है जैसे कि हम सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग करते हैं या मतलब उनको दूसरा बिहेवियरल स्किल्स सिखाते हैं। पहला तो थॉट को ये करेंगे, तो हम सम्यक को ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे और ऐसे पोजीशंस में उसको इमेजिन करने बोलेंगे कि ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे, एंड ऐसे नहीं कि सिर्फ उसको छोड़ देंगे, हम उस सेशन में बैठ के सोचेंगे, करेंगे और इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सम्यक को बोल सकते हैं कि सम्यक अगर सोचो तुम्हारा एक छोटा भाई होता या तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड होता, वो इस सिचुएशन में होता तो वो क्या करता? तुम और वो क्या करता से भी ज़्यादा तुम उसको क्या एडवाइस देते थे? तो उस समय इंसान ना अपना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगता है बिकॉज़ उसको एडवाइस दूसरे को देना है। तो उस समय वो जो एडवाइस देता है उस पे हम वर्क कर सकते हैं। या कभी-कभी हम ऐसा डिक करते हैं कि देखो सम्यक ये अब सिचुएशन ये अगर थॉट्स आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब लाइक व्हाट्स द बेस्ट दैट कैन हैपन, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। बेस्ट में तो चलो सम्यक को तो वो सेम वाला जॉब मिल गया, अच्छा अगर वर्स्ट नहीं हुआ तो उसके वजह से आसमान तो नीचे नहीं आ जाएगी। तो हम एक एक डाइसेक्ट थॉट करते हैं बिकॉज क्या है नहीं आया तो इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म, बट देन हम जब डाइसेक्ट करते हैं एक एक विचार को तो हम रियलाइज करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ थॉट जिसको हम अलग ही एक नेगेटिव कॉनोटेशन में देख रहे थे। सो हम अगर उसको थॉट को सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में या बाकी टूल से हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं देन ग्रेजुअली हम ऐसा ऑलमोस्ट उसको स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रेंथ बेस्ड असेसमेंट में, जहाँ पे इवेंचुअली सम्यक का थॉट्स ऐसा हो जाएगा कि देखो थॉट मुझे जॉब अभी वो है वो फिलहाल शायद नहीं आ रही है, बट दुनिया तो इतना बड़ा है, दुनिया तो इतनी बड़ी है एंड उसमें मुझे कुछ ना कुछ अलग जॉब तो मिल ही सकता है। तो ये वहां से लेके यहाँ तक सी कोई कोई लोग बोल सकते हैं कि थेरेपी इज काउंसलिंग, बट देन थेरेपी में हम बहुत सारे ड्रिल इतना करते हैं पेशेंट्स को, मतलब वो इतने सारे टूल्स और ये सिखाते हैं। तो थेरेपी से थोड़ा ज्यादा ही मतलब काउंसलिंग से थोड़ा ज्यादा ही है। थेरेपी इज नॉट ओनली काउंसलिंग, काउंसलिंग का पार्ट आती है बट देन इट इज समथिंग नोन एज रीवायरिंग द ब्रेन। बार बार अगर हम रोज वो थॉट्स लेके बार बार हमने वो होमवर्क्स की और बार बार हमने वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस भी किया। बहुत सारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम ऐसा एक्सपेरिमेंट देते हैं कि देखो ओशन जब आता है, हम जब समुद्र में खड़े रहते हैं तो हम वो वेव्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो एंजाइटी वैसी ही एक वेव होती है कि वो आता रहेगा, मतलब वो अभी आएगा देन बाद में थोड़ी देर बाद आएगा, ये आएगा। सो इट्स लाइक तुम उस समय अगर तुम वो एंजाइटी से लड़ने जाओगे ना वेव से, सो ज्यादा पॉसिबल ऐसा है कि तुमको ही शायद कुछ वो वेव्स की वजह से कुछ हो जाएगा। सो थेरेपी और जो मोटिवेशन और जो काउंसलिंग और जो ओरल मिले वो आपको उस वेव को कैसा हैंडल करना है वो सिखाता है, वेव से लड़ना नहीं सिखाता है। बट अगली बार जब वेव आएगी तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है कि आपका थॉट्स इतना रिवायर हो जाता है और इतना आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि ओवरऑल जो साइकिल है वो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने थॉट समय के केस में बताया था वो ऐसे चेंज हो जाता है कि समझो मुझे जॉब जो है वो तो अभी दूसरा मिल ही जाएगा, जिसकी वजह से जो इमोशन उसको सैडनेस लगता था वो लेस सैडनेस हो जाता है, जिसकी वजह से बिहेवियर जो उसको हम इतना मोटिवेट करते हैं जो अन प्रोडक्टिव टाइम में जाता है वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम के बदले प्रोडक्टिव टाइम में थोड़ा ज़्यादा लाने लगता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल उसको रेस्टलेस लगना या अजीब सा लगना बॉडी में वो भी कम होता है। तो ये ओवर टाइम धीरे-धीरे बेटर होता है क्योंकि ब्रेन एट द एंड ऑफ द डे ना उसमें एक चीज़ बहुत सुंदर चीज़ क्या है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमने बहुत सारे केसेस में हमसे भी देखा होगा कि जहाँ पे हम जैसे लोग जहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट लोगों को होती है तो पब्लिक बोलते हैं ना कि अरे तुम्हारा शायद सुनने का कैपेसिटी थोड़ा बेटर है या तुम्हारा पर से समझ तो तुम कैसे पब्लिक को पहचान लेते हो कहाँ है, तुम आवाज से कैसे कर लेते हो, मतलब हम में कोई कोई स्किल्स ऐसी है जो
शायद हमको स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में नहीं थी, बट ओवरऑल ब्रेन धीरे-धीरे डेवलप कर लेता है, बिकॉज़ न्यू ब्रेन एक क्ले जैसा होता है, या जिसको बोलते हैं ना, बचपन में हम मिट्टी के साथ पानी डाल के खेलते थे, तो जैसा आप उसको शेप दोगे वैसा वो बनेगा, उसके लिए टाइम लगता है। अगर मैं आज सोचूं कि मुझे सुबह रोज 4 बजे उठना है, मैं 4 बजे उठने वाला बंदा नहीं हूँ, बट अगर मैं 4 बजे रोज उठना है, मुझे ऐसे एक क्लॉक लगाना, तो मैं अगर 3 से 4 हफ्ता कंटिन्यूस किया, तो शरीर भी सही, दिमाग भी सही, दोनों आदत के मजबूर हो जाते हैं। सो ऐसे केस में हमको ये देखना है कि हम कैसे उसको एक पॉजिटिव वे में आदत लगा सकते हैं। सो ये अगर हमने किया, तो हमको ओवरऑल ये तो थॉट और इमोशन और बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स वो भी बेटर हो जाता है, एंड हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एंजाइटी का, वो भी हम जो भी आ जाए हम देख सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं, वो स्ट्रेंथ हम खुद को डेवलप करते हैं। देखो, साइकेट्रिस्ट को आप बार बार जिंदगी में नहीं मिलोगे, दवाई भी शायद आप जिंदगी में नहीं करोगे, बट ये अगर थॉट्स आप खुद को मैनेज कर पाए, देन आप खुद को ओवरऑल अच्छे से मतलब हैंडल भी कर पाएंगे। एंड रहा बात योगा का, जो मुझे कंक्लूडिंग पॉइंट बोलना है, योगा इज अगेन, हम हमारी साइकेट्री टेक्स्ट बुक्स में और बहुत सारे प्रैक्टिस में ना, हम एक टेक्निक बोलते हैं जेकॉब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। बहुत बड़ा बड़ा नाम है, मेरे को याद करने को 2 दिन लगा, बट देन ऐसा है कि JPMR उसका शॉर्ट फॉर्म है। सो वो अगर उसमें क्या है कि पैर में पहले एक पैर से शुरू करते हैं, तो एकदम फीट में हम उसको टाइट करके लूज करते हैं, देन बाद में घुटनों में करते हैं, देन दूसरे पैर में करते हैं, देन हाथ का, रिस्ट का, एल्बो, गले का, ऐसा मतलब पूरा शरीर को टाइट करके लूज करना। सो इवेंचुअली आप अगर ये देखोगे, तो दिस इज ओनली अ फॉर्म ऑफ योगा जो हम कर रहे हैं। एंड योगा इतना अच्छा साइंस है, and नेत्रा में इतने सारे लोग सिखा रहे हैं, लाइक आई एम ऑलवेज इन सो मच ऑफ ऑ ऑफ नेत्रा के ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर्स, कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये इतना प्रूवन साइंस जो योगा का आप लोग नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ, बट जाने अनजाने में आप मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिक का, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड यस, सो दैट्स अबाउट एंजाइटी। आई थिंक रिमेनिंग जो जितना भी टाइम अपने पास है आज के दिन में, हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स में रख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू होने वाला है। इस सेशन में आप हमारे स्पीकर से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप सभी श्रोताओं से भी और सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आज ये एहसास हुआ डॉक्टर साहब को सुनकर कि अगर कोई सीखने की चाह रखे, समझने के उद्देश्य से आए, तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब ने जिस लैंग्वेज में, जिन एग्ज़ाम्पल्स के साथ जिस टेक्नीक से हमें समझाया है, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई इस पूरे वेबिनार में ऐसा होगा जिसकी ये बात समझ ना आई हो कि डॉक्टर साहब ने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा। और एक दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं। हो सकता है कि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो उसके लिए भी हम लोग आपको अवश्य समय देंगे। लेकिन उससे उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने खुद ही ये लाइव आपके सामने प्रमाण है कि डॉक्टर साहब, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक इल्म का समंदर हम कह सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ने अगर बात कहीं से शुरू की, तो यूजुअली ये होता है कि जो स्पीकर होता है वो शुरू जहाँ से करता है ख़त्म भी बस उसी लाइन में कर देता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कम समय में हमें इतना कुछ बताया है जो एक अनुभवी इंसान के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो मैं फिर से खुद को भी और आप सभी नेत्र अपलिफ्ट टीम को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हमारे बीच में इतनी अ, बावकार शख्सियत मौजूद है। और इसके अलावा भी डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए कि डॉक्टर साहब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अलावा भी अपनी कलम के ज़रिए हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब एक ऑथर भी है। अगर आप इंटरनेट पर अय्यर साहब को सर्च करें, तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल, लेख मिल जाएँगे, जिसमें उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है। अब मैं जो है डॉक्टर साहब से इजाज़त चाहूँगा कि अगर डॉक्टर साहब इस बात की अनुमति दें, तो हम प्रश्नोत्तरी को शुरू कर सकते हैं। करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं जी। जी, तो मैं सबसे पहले प्रश्न के लिए निमंत्रण देना चाहूँगा आशुतोष सिंघाल साहब को कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें।
सर थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जैसे आरपी के पेशेंट आपने बताया, आप अभी आरपी के पेशेंट हो, रिटाइटिस फिलामेंटोसा, मैं भी सेम आरपी का पेशेंट ही हूँ। हाँ जी, तो बिल्कुल, बोलिए। तो इसमें विजन आपको जैसा पता है घटता चला जाता है, तो बराबर। उससे स्ट्रेस भी होता है। ये तो खैर एक वन ऑफ द मतलब नॉर्मल चीज है। हम्म। अभी आप जैसे डॉक्टर हो, आप पढ़ते भी रहते होंगे, तो अभी कुछ लग रहा है कि कुछ फ्यूचर के अंदर ट्रीटमेंट आने का इसके रिगार्डिंग, और लाइक वो उसकी कितनी कॉस्ट होगी अराउंड? राइट राइट राइट। सर देखो कैसा है, आपका उम्र कितना है जी अभी? 23। 23। देखो मैं आपसे समझो 10 साल के ऊपर, उसके ऊपर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हूँ, बट कैसा है, मैं जब से छोटा था ना तब से मैं बात सुन रहा हूँ। सो दो चीज़ होती है, एक होता है हमको पॉजिटिव रहना है, दूसरी चीज़ होती है अपने पास रियलिस्टिक होना है। सो कैसा है, बहुत सारा रिसर्च हो रही है फ्रैंकली, बहुत सारा फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल्स भी है वगैरह, बट कैसा है, आरपी इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन या एक पर्टिकुलर चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। अभी मैं आपको एक जस्ट ये आपने एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके बात, कोई सवाल नहीं होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइक एनी क्वेश्चन इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट मैं आपको अगर एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पर्सनल रेफरेंस दूं, तो मेरे केस में एक बहुत जाने माने डॉक्टर, जब मैं बहुत छोटा था उस समय उन्होंने बोला था कि आपका जो ये विजन है ये 40-50 तक तो कुछ नहीं होगा, आप पायलट छोड़ के जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। जबकि ये सच नहीं था, बिकॉज मेरा जो डिजनरेशन था वो भी काफी, सो बोलने का अर्थ ये है कि साइंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, बिकॉज आरपी इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। तो उसमें हम बोल नहीं सकते हैं कि मतलब कौन सा जीन किस में क्या रिस्पॉन्सिबल है, एंड कौन सा, लाइक भले ही वो स्टेम सेल हो, भले ही वो जीन हो, भले ही आर्टिफिशियल रेटिना हो, इररिस्पेक्टिव बहुत सारा पॉजिटिव चीजें हैं। बट देन मैं इस वक्त आपको नहीं बोल पाऊंगा कि मतलब समझो फॉर श्योर हम हमारी लाइफ टाइम में अगर वो साइंस देख पाएंगे कि वो साइंस आएगा नहीं आएगा, बिकॉज बचपन से मैं यही सुन रहा हूँ कि अब भी आने वाला है, तभी आने वाला है। सो इट्स लाइक हमारा मकसद ये होना चाहिए हमारे लाइफ में कि उसके बिना भी, मतलब समझो जैसे नेत्रा हमको बहुत सारे स्किल सिखाता है, हम जैसा फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली ये बोलूँ तो मैं खुद उतना डिजिटली मोबाइल के एस्पेक्ट से हूँ, बट देन लैपटॉप एस्पेक्ट मुझे भी कभी कभी लगता है कि मुझे खुद नेत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट से सीखना चाहिए, इन अ वे दैट अभी मोबाइल से काम हो जाता तो इट्स लाइक है। सो मेरा बोलने का अर्थ ये है कि उसके बावजूद हमको इतना खुद को स्किलवान, और वी शुड मेक आवरसेल्व्स सो स्किलफुल कि विजन आए ना आए हमको, मतलब वो चीज लाइफ में कोई भी चीज में एक बाधा नहीं होनी चाहिए। सो बीट पढ़ाई हो, बीट एजुकेशन हो, मेरे केस में आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, मुझे मेरा जब पीजी करना था, मुझे मैंने कभी प्लान तो नहीं किया था, बट हाई कोर्ट के बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। नॉट दैट हर किसी को जाना चाहिए, बट अगर उधर तक हम कर पाए, अगर हमारी तरफ से हम 10 10 आउट ऑफ 11 या 11 आउट ऑफ 10 या जो भी ऐसा, मतलब 100% अगर हम दे पाए, तो दैट्स बेटर रादर देन होपिंग फॉर द ट्रीटमेंट टू कम मे बी 1 year लेटर और 5 years लेटर और व्हाटएवर। टोटली एग्री सर। थैंक यू सो मच। जी, डॉक्टर साहब की ये बात मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही कि हमें जहाँ तक जाना चाहिए, ख़ास तौर पर जब डॉक्टर साहब ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात की। लिहाजा मैं वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अगले जो है पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करना चाहूँगा कि वह अपना जो है प्रश्न रख सकते हैं। शादा चौहान जी। सर डॉक्टर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एलजीएमडी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? किसके लिए जी? एलजीएमडी के लिए सर, लिम्गार्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का बोला आपने? हाँ, लिम्गार्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, सो कैसा है, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज का जितना मुझे नॉलेज है, ऑब्वियसली एक ऑर्थोपेडिशियन या मतलब जो भी है, तो आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोला ना आपने? हाँ, एलजीएमडी लिम्गार्ड नहीं मस्कुलर नहीं, डिस्ट्रॉफी। वो पता है, बट देन कैसा है उसका जो ट्रीटमेंट, मतलब मैंने जितना लास्ट सुना था, मतलब मेरे एक पेशेंट का भी था जिनको डिप्रेशन भी था, जस्ट द रीजन वो मेरे पास आए थे, तो उसका ट्रीटमेंट का मतलब वो कुछ सर्टन नहीं थे, मतलब इंडिया में जितना स्कोप था, बट देन फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जैक्ट उसका ट्रीटमेंट लेवल कितना हद तक किधर पहुंचा है, वो उसकी जानकारी मुझे हाल फिलहाल में नहीं है, क्योंकि हम जब एमबीबीएस करते हैं ना तो हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बट जब से
हम पीजी करते हैं, जब साइकेट्री में ही पूरे घुस जाते हैं, तो बाकी फील्ड में क्या अपडेट है, इट्स लाइक अगर मैं क्रिकेट प्लेयर बन गया तो मैं शायद एकदम गोल्फ का पूरा न्यूज़ शायद नहीं फॉलो करता रहूँगा ना, वैसा चीज़ है वो। सो मुझे फ्रैंकली अभी एग्जैक्ट रीसेंट जानकारी उसके बारे में नहीं है, तो एक बार शायद देख के मैं बाद में बता पाऊंगा आपको। और सर दूसरी बात इस पे मतलब क्या करे, कैसा करे जो एक मेंटेन रहे, ऐसा कुछ है क्या सर? किसके रिगार्डिंग जी? यही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अभी मुझे है, हाँ, तो एक मेंटेन रखने के लिए क्या करे, कुछ मेडिसिन है या आपका फिर आपका ये? कितना हद तक मोबिलिटी है अभी? मेरा सर बस उंगलियों में और थोड़ी बहुत मतलब बातें माइंड वगैरह तो चलता है, बाकी सब कुछ मैं व्हील चेयर बाउंड हूँ, मतलब सोऊं तो करवट भी ना ले सकूं, इस कदर हूँ सर। ओके, सो कैसा है, आप जो अभी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बट देन अभी जैसा आपने बताया, मैं खुद को एक अच्छा स्पीकर समझता हूँ, या जनरली मुझे ऐसा लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए एक स्किल है जो शायद मुझे थोड़ी बहुत आती है। बट देन जब मैं फॉर एग्जांपल अभी आपसे बात कर रहा हूँ, और आप जैसे फाइटर से जब मैं बात करता हूँ ना, तो आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब मुझे ना वर्ड्स क्या बोलना चाहिए वो सोचना पड़ता है। क्यों? बिकॉज मेरे खुद के माइंड में एक ट्रैफिक जैम हो जाता है कि मैं एक फाइटर से बात कर रहा हूँ, मुझे खुद इतना इंस्पिरेशन होता है आप जैसे लोगों से बात करने के लिए, स्पेशली आपने भी बताई इतनी सारी चीज़ें। सो फर्स्ट थिंग्स ये है कि मेरा सैल्यूट और मेरा हैट्स ऑफ कि आप इतना फाइटिंग स्पिरिट के साथ आप लाइफ जी रहे हैं, उस चीज़ के लिए मेरा सैल्यूट। सेकंड चीज़ जो आपने ये बोला कि रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा डिजिटल हुई है, सो इन अ वे दैट अगर आप कुछ भी जॉब या कुछ भी मतलब समझो स्किल या कुछ भी आप अगर ऑनलाइन से कर पाए, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी का समझो लोकोमोशन वाइज नहीं डिपेंडेंट होगा किसी पे, तो वो चीज़ शायद आप कंसिडर कर सकते हैं। आजकल बहुत करती हूँ सर, वैसे ऑनलाइन करती हूँ मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। वो तो बहुत अच्छी बात है ना, मतलब लाइक आई एम इम्प्रेस्ड बाय दैट। इनफैक्ट मैं जैसा बोल रहा हूँ, अभी हमारे बीच में इतने सारे लोग हैं, मतलब जो मेरे होस्ट भाई हैं, उन्होंने इतने अल्फाज दिए, एंड इसके बावजूद मैं तो चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे हीरोज और हम में से बहुत सारे फाइटर्स हैं, तो मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि जी आपका भी मतलब फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे ये चीज़ में। भले ये देखो सक्सेस इसका ये मतलब नहीं कि हमको फेमस होना है या हमारा मतलब न्यूज़पेपर में आर्टिकल आना चाहिए, बट देन सक्सेस इन अ वे कि चलो अभी आपसे मेरा मुलाकात आज डिजिटली हुआ है, तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ और मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आज हूँ। सो इन दैट वे कि आपके वजह से दूसरे का लाइफ इंस्पायर हो। ओके सर, थैंक यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया दादा जी आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी। और इसके बाद मैं अगले सवाल के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा जो है स्वाति जी को, लेकिन उससे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स से कहना चाहूँगा कि एक बार में एक ही प्रश्न रखें ताकि हम और भी पार्टिसिपेंट्स को समय दे सकें। अगला नंबर स्वाति जी का, आप अपना प्रश्न रख सकती है। ओके दानिश, अब नेक्स्ट कर लीजिए, है ना, शायद नेटवर्क इशू होगा उनकी तरफ। इसके अलावा तो वैसे हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर मैं हरगुन हूँ छत्तीसगढ़ भिलाई बोलो। से। हो गया हूँ। हाँ हेलो, हाँ जी बोलिए ना। राधे राधे सर, मैं स्वाति। नमस्ते स्वाति जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं भी पूरी ब्लाइंड हूँ, बट सर मेरे को ना ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होता है और मुझे इसकी वजह से नींद में बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। ओके, हाँ। ये आपको कब से हो रही है स्वाति जी? ये अभी काफी टाइम से हो रहा है मुझे, एक दो महीने से। और मतलब मुझे क्या होता है कि जैसे मुझे पहले से प्रॉब्लम है कि अगर जैसे हम सब बैठे मान लीजिए बात कर रहे हैं, तो कोई मुझसे बात कर रहा है तो लेकिन मेरा दिमाग कहीं और ही चलता है, तो मैं उस चीज को सुन नहीं पाती ऐसा। राइट।
सो कैसा है कि अगर आपको ये स्लीप डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यूअस हो रही है एंड आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग, तो देखो सबका आजकल ओवर थिंकिंग इज द नॉर्मल टाइप है, मतलब इट्स लाइक आपको एज अ पर्सन और एज अ ह्यूमन बीइंग जो थॉट्स आपके माइंड में आती है उसको रोकना नहीं है। अगर आप रोकने जाएंगे ना थॉट्स को, तो फिर आपको ऐसा बैठ के अरे यार ये थॉट अंदर आ वो थॉट बाहर आ, ऐसा हम सिक्योरिटी का काम नहीं कर सकते। हमको ये काम करना है कि जो थॉट्स आ रही है, जितना भी आ रही है, उसमें से कितना थॉट्स को हमको इम्पोर्टेंस देना है, कितने थॉट्स को हमको रिएक्ट करना है, कितने थॉट्स को हमको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। तो दैट इज वेयर मैंने आपको जैसे थेरेपी का बात बताया and जैसे आपको मैंने ये बताया वो सारी चीजें काम आती है। रहा बात आपका जो नींद का तकलीफ है, नींद देखो 3 टाइप ऑफ नींद प्रॉब्लम होती है। एक नींद लगने में, या नींद बीच में खुल जाने में, या नींद सुबह जल्दी उठ जाने में। इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी है तीनों में से जो भी, तो अगर समझो बहुत टाइम तक हो रही है ना, आपको बार बार अगर नींद हो रही है, तो पहले तो आपको सिंपल चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई, जिसको हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं, कि अगर समझो ये चीज इनफैक्ट सबको ही सुननी चाहिए। आपने अच्छा एक क्वेश्चन पूछा। स्लीप हाइजीन हम ये बोलते हैं कि समझो चाय या कॉफी जो कैफीन वाले ड्रिंक्स होते हैं, वो हमको 4 PM या 5 PM के बाद नहीं पीना चाहिए। दूसरा चीज है कि हमको उस समय जब जहाँ पे हम घर में रहते हैं, तो रात का 9 तो छोड़ो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट 10 PM के बाद ज्यादातर डिवाइसेस हमको नहीं देखना। बिकॉज अगर हम समझो भले ही ब्लाइंड रहे, भले ही विजुअल इम्पेयरमेंट रहे, बट अगर हमारी आंखों के सामने वो रोशनी अगर गिरती रहेगी, तो ब्रेन ऐसा परसीव करता है कि अभी अपने को जागा रहना है। बिकॉज वो जो लाइट जाती है ना, तो ब्रेन में हिट होके मेलेटोनिन का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से नींद लगने में ये होता है। तो हम सोने का अगर समझो 11 बजे चाहते हैं, तो 10 बजे के बाद से कुछ डिवाइसेस ऑपरेट नहीं करना है। और हमको हल्का सा अगर समझो कोई भी एक वॉकिंग पे या कोई भी ऐसा एक जनरल एक्सरसाइज 15 मिनट या 10 मिनट भी कर पाए शाम के टाइम में सोने से पहले, ये वो उससे भी थोड़ा मतलब रिलैक्स होता है, बॉडी थोड़ा सा थकान महसूस होती है एंड नींद लगने में मदद होती है। तो ये सारी थोड़ी बहुत चीजें। और हमको बेड या बिस्तर या जिधर भी आप सोते हैं, तब भी जाना चाहिए जब अपने को नींद आ रही है। ऐसे ही मतलब 9 बजे जाके लेट जाएंगे तो फिर नींद 11 बजे तक 2 घंटा इसे लेटना पड़ेगा। सो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जिसको स्लीप हाइजीन बोलते हैं। जैसा मेरे मेरे दोस्त अभी जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया होस्ट में, उनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ दोस्त। सो वो दोस्त ने जिन्होंने बताया था, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, जैसा वो नॉलेज सीख करते हैं। और दूसरा सम्यक ने भी बताया। सो आप स्लीप हाइजीन के बारे में भी थोड़ा यूट्यूब में देखेंगे तो आपको वो चीजें फायदा होगा। अगर इसके बावजूद आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रही है स्लीप हाइजीन के बावजूद, तो आप कभी कांटेक्ट भी कीजिए। हम कुछ उसके लिए अगर मेडिसिन जरूरत है तो हम दे सकते हैं बिना मेरा प्रिस्क्रिप्शन का। अगर आपको नींद लगने में प्रॉब्लम होती है, तो जो मेलाटोनिन है वो आपको मेडिकल शॉप में आप बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी ले सकते हैं। वो मेलाटोनिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता, बट मेलाटोनिन सिर्फ नींद लगने में अगर टाइम लगती है तो ही काम आता है। एंड वो भी अगर हम स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करके उसके बावजूद नींद का प्रॉब्लम हो रही है, तो ही मेलाटोनिन कंसिडर करना है। बट अगर मेलाटोनिन से मतलब नींद का तकलीफ नहीं ठीक हुआ, मेलाटोनिन 3 mg या 5 mg या 10 mg का भी आती है, तो आप शुरुआत में 3 mg या 5 mg का ले सकते हैं। बट अगर उससे नहीं होता है नींद का प्रॉब्लम ठीक, तो फिर आप कोई भी साइकेट्रिस्ट मेरे जैसे या किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा शायद नींद के वास्ते थोड़ा मेडिसिन दे। बट देन शुरुआत में ऑर्डर पहला स्लीप हाइजीन से ट्राई करो, देन अगर मेलेटोनिन को अगर जरूरत पड़ता तो ट्राई करेंगे, देन उसके बाद हम और कोई दवा चाहिए तो देख सकते हैं। ओके सर, बस मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे मुझे भी हेल्थ इशू है, फैटी लिवर, तो योगा अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो कोई इशू तो नहीं होगा ना? नहीं, उल्टा फैटी लिवर और योगा का कुछ संबंध। फैटी लिवर बोला ना आपने? यस यस। नहीं, फैटी लिवर ग्रेड पता है आपको? ग्रेड 1 2 ऐसा कुछ? जी हाँ, मेरा ऊपर तक A1 ही है। हाँ, तो मैं एक सच बात बताऊं तो ग्रेड 1 फैटी लिवर अगर आप एक ग्रुप में से समझो अभी 15-20 जन है, तो उसमें से 10 जन का भी निकालोगे तो सबका ही फैटी लिवर आने वाला है। बिकॉज ग्रेड 1 फैटी लिवर आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोगों का है, तो उसका तो आप बिल्कुल टेंशन मत करो। उसका तो ग्रेड 1 फैटी लिवर इज द नॉर्मल आजकल सब जगह। सो योगा और उसका कुछ संबंध नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया स्वाति जी आपका भी। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, बहुत कुछ नया सीखने और समझने को मिला। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वे पूछ सकते हैं। मैं पूछ सकती हूँ? जी, जी पूछिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम समय में एक ही प्रश्न रखिए। जी, हाँ भी इसे ऑफ कर देना। मेरा नाम हरगुन है और मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से रहती हूँ, भिलाई में रहती हूँ।
इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो अपने आप को प्लीज माइक्रोफोन म्यूट रखिए। हाँ, हरगुन जी के अलावा बाकी आई थिंक 1-2 जन का चालू है, तो वो म्यूट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने आप को म्यूट रखें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। हाँ हरगुन जी बोलिए। जी आप सर कंटिन्यू कीजिए। सर मैं मतलब मुझे अटैचमेंट इश्यूज है थोड़े से, मतलब मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ किसी से, तो वो जब फिर बाद में मुझे किसी वजह से इग्नोर करता है या बात करना बंद कर देता है, तो मुझे बहुत ओवर थिंकिंग होती है, सोच सोच के कि पता नहीं इसको क्या हो गया, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। आपका उम्र कितना है हरगुन जी अभी? 20। 20। कैसा है हरगुन जी, एक बहुत ज़्यादा फ्रैंक बात आपको बताऊं तो एक साइंस का बात बोलता हूँ आपको कि ब्रेन जो अपना होती है ना, वो अराउंड 24, 25, 26 ये उम्र में ही पूरा पूरा डेवलप होता है। ये मतलब ये बहुत शॉकिंग लगेगा आपको सुनने को, बट देन जो पूरा ब्रेन नहीं, ब्रेन में एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करके एक होती है जो जजमेंट एंड जो बहुत सारा चीजों में काम आती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 25 की उम्र से अचानक से एकदम गौतम बुद्धा जैसा ज्ञान मिल जाएगा एंड आप एकदम ज्ञानी हो जाओगे, ऐसा नहीं। बट कैसा है कि उस समय तक ना बहुत सारी चीजें लाइफ में जजमेंट ये वो अगर समझो कम लगती है ऐसा कोई भी चीजों में, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। रहा बात जो आपने अटैचमेंट का बोला, अटैचमेंट इज अ वेरी पॉजिटिव चीज। कैसा है, मैं आपको कभी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप अटैचमेंट से दूर रहो, आप स्टोन हार्टेड रहो। अगर आपको रहना था वो उसमें कुछ गलती नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बट देन आजकल की दुनिया में अटैचमेंट एक प्यार और ये वाली चीजें बहुत रेयर होती है। पीपल हैव बिकम कमर्शियल, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड, बहुत सारी चीजें ऐसा होती है जिसकी वजह से ये एक अटैचमेंट मिसिंग है। बट देन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप खुद का वर्थ समझ जाइए, इन द सेंस कि जो आपको इम्पोर्टेंस देता है, समझो इफ समवन इज रेडी टू गिव यू 80%, 90%, देन उस जगह आप 100, 150% देंगे तो इट इज वर्थ इट। अगर आपको अगर कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, देन उस जगह में आप खुद का वर्थ अगर कम करके अगर आप अटैच होंगे, देन यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ, क्योंकि आपको आपका लाइफ गोल्स देखना है एंड उसके मैचिंग में आपको जिंदगी में जो भी चीज करना आप कर सकते हैं। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट देन एक बहुत फेमस बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। मुझे पता नहीं आप में से किसी ने पढ़ा है क्या करके, कोई पढ़ा है यहाँ पे? डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन का है, वो एक साइकाट्रिस्ट थे। तो देखो अब आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज बताई, बट देन मैं इवन आई एम अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। मैंने जैसा बोला मैं आप लोग में से एक इंसान हूँ, सो मैंने जो जो चीज सीखी है, जो जो चीज बताई है, तो मुझे शेयर करना मेरा कर्तव्य है। सो उसके हिसाब से एक ये जो साइकाट्रिस्ट थे, ये जर्मनी में थे। ये जो नाजी वॉर चालू था, जो हिटलर और उनके ग्रुप बहुत टॉर्चर करते थे, उस समय की बात है जहाँ पे इनका फैमिली को भी बंदी बना दिया था। इनको पता नहीं कि ये कल जिएंगे, उनके आंखों के सामने बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं और कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो खुद साइकेट्रिस्ट है और हर रोज जो सुबह किससे बात करते हैं वो बंदा शाम को निकल रहा, तो बहुत ज्यादा उनको ओवर थिंकिंग होता रहता था, बहुत ज्यादा विचार आते थे क्या होने वाला है फ्यूचर के बारे में। बट देन वो क्या करते थे उस समय, जब मतलब लाइफ तो इतना कठिन, सोचो कि पता नहीं कि बीवी बच्चे जिंदा है या कल क्या होने वाला है, ऐसे सिचुएशन में वो ये बोलते थे कि मेरा एक लाइफ का गोल है, मतलब मैंने एक लाइफ का गोल जैसा बना दिया था कि उस चीज के लिए मुझे जीना है। अगर मैं सुबह बेड से उठूं तो मुझे वो एक फोकस है, अगर वो फोकस के सिलसिले में ही मुझे काम और लाइफ जीना है। तो उसके बेसिस पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि उसका एक्चुअली ऑडियो बुक भी आती है यूट्यूब में, आप देख सुन सकते हैं वो, बहुत सारे लोग आप में से भी। बट माय पॉइंट इज आपको फोकस, आपको लाइफ में जो चाहिए, आपके जो लाइफ गोल से अगर मैच होने वाली कोई चीजें हैं, तो उससे बेझिझक आप अटैच हो सकते हैं, भले ही वो पर्सन हो, इंसान हो या ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी। बट देन आपको लगता है कि आपका वर्थ कोई जस्टिफाई नहीं करता, देन यू शुड रियलाइज दैट आपके जो बेनिफिट, आपका जो मतलब इम्पोर्टेंस समझता है इंसान, उधर ही हमको हमारी इंटरेस्ट जतानी चाहिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ओके सर। इसके बाद मैं समीर साहब को जो है इनवाइट करना चाहूँगा। मेरा छोटा सा क्वेश्चन प्लीज 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 वन वेट अ मिनट। जितने भी जो है प्रश्न पूछने वाले हैं, वक्त का ध्यान रखिए क्योंकि वक्त का दामन बहुत तंग है, वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुका है पूरा। हाँ, तो बस ये अपने लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे दानिश जी, ठीक है? सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन लीजिए ना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा है इससे। सर आई एम ऋतुजा। हाँ ऋतुजा जी बोलिए ना। हेलो या सर, राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ बैंक एंड एज अ बैंक देयर इज अ टू मच कस्टमर इंटरेक्शन
राइट तो क्या होता है कि एज अ विजुअली इम्पेयर इंटरैक्टिंग विद कस्टमर हु आर कंप्लीटली साइटेड, राइट so there is too much judgment coming from the other side. So that time it is okay, I'm dealing with it, but हाँ later on after going home and imagining the same situation, I feel like anxiety and I'm regretting कि वहां पे वैसा नहीं बिहेव करना चाहिए because they must be judging something wrong about me. राइट देखो ऋतुजा जी, आप जो इमेजिन कर रहे हैं, आप जो फेस कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रही है तो आप एक मेरे से या कोई भी साइकेट्रिस्ट से भी आप कंसल्ट कीजिए। बट देन मोटा मोटी मेरा बोलने का अर्थ ये है कि देखो, ये चीज़ तो होने वाला है ना, मतलब आपको क्या, आपको जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट देन आपको समझना चाहिए ये चीज़ कि ये हम में से बहुत सारे लोगों को फेस करना ही पड़ता है। जब मैं एक डॉक्टर, मतलब आप एक बैंक के सिचुएशन में बोल रहे हो, मेरे केस में ऐसा था कि मैं एक डॉक्टर, समझो एमबीबीएस तक तो उतने विजुअल इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, बट एमडी के दौरान देयर आर काउंटलेस इंसिडेंट्स जहाँ पे हमारे से सीनियर डॉक्टर या पेशेंट्स तो चलो उतने नहीं बोलते हैं, बट देन एक जजमेंट वाला चीज, आपके पीठ पीछे कुछ बोलना या अजीब चीज बोलना। सो हम दुनिया को ठीक करने नहीं जा सकते हैं, बिकॉज क्या है, दुनिया तो, वो इतने सारे बॉलीवुड के गाने भी बने हैं ना उसके ऊपर, तो लोगों का तो काम है कि कहना हम क्या कर सकते हैं ऐसा। वो जिसने भी गाना बनाया सोच समझ के ही बनाया, इन द सेंस दैट हम दुनिया को तो एडजस्ट नहीं कर सकते, बट देन हमको, जैसा मैंने सीबीटी का टेक्निक बताया, हमको हमारी थॉट्स को रिफ्रेम करके एंड रिस्ट्रक्चर करना इन अ वे कि हम अफेक्ट उससे कम हो या ना हो। ना हो तो बेटर है। मैंने सेम चीज, मैं जब बहुत जूनियर था, मेरे एमडी के दौरान मैंने एक सीनियर डॉक्टर से बात किया था जो मेरे टीचर थे उस समय। मैंने उनको बोला ऐसा ऐसा मुझे ये चीज़ अफेक्ट हो रही है, तो उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, सब एडवाइस दिया कि ठीक है देख लेंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि उन्होंने इंग्लिश में बोला कि ग्रो, जस्ट ट्राई टू बी अ लिटिल मोर थिक स्किन्ड। मतलब वो क्या बोले कि थोड़ा अपना चमड़ी का साइज बढ़ाओ। वो बोलना आसान था, बट देन ओवर टाइम, मैं अभी भी नहीं बोलता हूँ कि मैं एकदम थिक स्किन्ड हूँ, बट देन आई एम ट्राइंग एंड आई एम जस्ट सेइंग दैट वी शुड मोटिवेट ईच अदर कि तमिल, मतलब कोई भी कुछ भी बोले हमको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स द एटीट्यूड विच वी नीड टू डेवलप, एंड उसके लिए वी नीड टू बी ट्रू टू आवर स्किल, आवर जॉब एंड आवर थिंग। अगर हम उसमें फोकस्ड रहें तो दुनिया क्या बोलती है उससे तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हम पद्मश्री अचीव किया तो भी दुनिया कुछ ना कुछ बोलेगी, हम कुछ भी नहीं किया तो भी दुनिया कुछ ना कुछ बोलेगी, तो दुनिया का तो काम है बोलना। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। दिल तो ये चाह रहा है कि डॉक्टर साहब को और भी सुना जाए, और भी डॉक्टर साहब की बातों से ज्ञान हासिल किया जाए, इल्म हासिल किया जाए, लेकिन वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए हम प्रोग्राम को जो है अपने आखिरी पड़ाव की तरफ ले जा रहे हैं। और भी जिन लोगों के प्रश्न हैं, हम उन सभी के प्रश्नों का, उन सभी की भावनाओं का दिल से सम्मान करते हैं। अगर अत्यंत गंभीर, अत्यंत आवश्यक प्रश्न हैं, तो जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा या जिस भी ग्रुप के द्वारा आपको लिंक मिली है इस वेबिनार की, आप या तो उसके निर्माता से कॉन्टैक्ट कीजिए या तो ग्रुप के एडमिन कम्युनिटी से मेंबर जो है उसके मेंबर से उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके प्रश्नों के अनुसार आपको वक़्त रहते डॉक्टर साहब से उसका उत्तर जो है दिलाने की हमारी पूरी-पूरी कोशिश रहेगी। वक़्त को देखते हुए मैं अपने प्रश्नों को भी मैं जो है स्किप कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ें पूछनी थी, लेकिन इतना कुछ डॉक्टर साहब से सीखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें जो है थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आज एक बहुत खुशी के साथ अपलिफ्ट टीम की ओर से एक मैं यहाँ पे घोषणा, एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी है। सबसे पहले तो इसकी बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका जीवन सफल, सुखद एवं मंगलमय हो। नेत्रा अपलिफ्ट टीम की ओर से जो योगा क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, मैं तो चाहूँगा बल्कि सभी करें, क्योंकि डॉक्टर साहब की बातों से तो ख़ास तौर पे मैं बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस्ड हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो सिर्फ़ इसका क्राइटेरिया इतना होता है कि आपको बहुत कम शुल्क में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। इसके अलावा सारी क्लासेस निःशुल्क होती है। दिन में 2 सेशन होते हैं, और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ पूरी ईमानदारी के साथ, तो नेत्रा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको ऑनलाइन फ़िज़िकली हेल्थ के साथ-साथ मेंटल पीस भी प्रोवाइड करवाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप अगर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे टीम के मेंबर्स भी मौजूद हैं, या फिर आप करवाना चाहते हैं तो आप जिन ग्रुप से जुड़े हैं, आप उनके एडमिन
से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको अवश्य ही इसमें शामिल करेंगे। और मैं फिर से तहे दिल से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती समय में से इतना वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे लिए इतनी मेहनत की और इतने एक्सेसिबल तरीके से, इतने एग्जाम्पल और इंटरेक्टिव तरीके से हमें समझाया। और मैं नेत्र अपलिफ्ट टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और निरंतर इस इनिशिएटिव के साथ वो हमारे लिए कार्यरत है। तो यही था हमारा आज का सेशन। वक्त को देखते हुए हम डॉक्टर साहब की इजाज़त के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की आज्ञा चाहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्त। आपका नाम सिर्फ मैं जानना चाहता था। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा आई थिंक आई लॉस्ट योर नेम। आपका नाम बोल सकते हैं? ओके सर, माय नेम इज़ कुरैशी मोहम्मद दानिश। कुरैशी मोहम्मद दानिश। सो दानिश बोलते हैं आपको? Yes, Danish. यस यस सर। Okay. दानिश जी, वन कॉम्प्लीमेंट बिकॉज सो मैं आई थिंक लास्ट टाइम आपसे मिला कि नहीं पता नहीं, आपके शब्द के साथ साथ आपके वॉइस भी बहुत सुंदर है। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल होस्ट एंड थैंक यू टू द एंटायर नेत्रा टीम। सब लोग से मतलब एक साल मेरे को नए नए वॉलंटियर्स एंड नए नए टीम मेंबर्स भी दिख रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कनेक्टिंग विथ एवरीवन। सो Thank you so much. मेरे तरफ से नेत्रा के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ दरअसल मैं डेफिनेटली करूंगा। Thank you so much, sir. Thank you. बहुत बहुत थैंक यू सर आपका, एंड थैंक यू दानिश जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। जी, थैंक यू सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू। सो जो भी हमने आज सीखा है, समझा है, कोशिश सब यही रहेगी कि हम इसे अपने जीवन में भी लाएँ और इसके परिणामवश हम इसका परिवर्तन ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मेहमान के साथ, किसी और इंटरैक्टिव सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नेत्रा अपलिफ्ट टीम्स की ओर से आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी। सो आप सभी लोग एक करके लीव कर सकते हैं और जो भी मिल जाएगा, ठीक है। और फॉर्म फिल कीजिए और ज्वाइन कीजिए, कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट या आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप सभी लोग नेत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ।